आपके इस टाइम में आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, या फिर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, तो हर एक चीज के लिए आप फॉर्म्स तो फिलअप करते ही होंगे। तो उसी तरह आपने ऑनलाइन फॉर्म्स भी बहुत से फिलअप किए होंगे। आप अगर फेसबुक पे भी लॉग इन कर रहे हैं तो आपको एक साइन अप का पेज मिलता है, वो भी हमारा एक फॉर्म ही तो होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, हर एक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करवाती है, हर एक वेबसाइट अपना एक फॉर्म देती है फिलअप करने के लिए, जिसमें आपका नाम, एज, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपसे ली जाती है। और तो और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं जिन पे हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तो और वहां पे भी हमें फॉर्म्स मिलते हैं फिलअप करने के लिए। तो आपने भी कभी ये चीज सोची कि ये फॉर्म्स बनाए कैसे जाते हैं आखिर, और ये फॉर्म्स वेबसाइट्स में अप्लाई कैसे किए जाते हैं? तो इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए कुछ कोड्स का यूज होता है जिनकी हेल्प से हम इन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज अनुराग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बेसिक फॉर्म कैसे बनाया जाता है और बेसिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग किन किन टैग्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने नोटपैड पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग अपने फॉर्म को बनाने के लिए किन टैग्स का यूज करेंगे। तो जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला टैग हमारा होता है फॉर्म टैग, जो कि डिफाइन करता है कि हमारे पेज में इस जगह पे एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। इस फॉर्म टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि पहला है एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट का क्या वर्क है? आप जब भी अपने फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करोगे, सबमिट के बाद हमें क्या चीज हमारे वेब पेज पे दिखाई देनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे कुछ पीएचपी की फाइल्स का यूज होता है जो कि हमें सबमिशन के बाद दिखाई जाती हैं, बट अभी के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप से ही किसी एक फाइल की लोकेशन ले लेता हूं। और इसके बाद एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा जो कि फॉर्म टैग में यूज होगा, वो है मेथड। मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है? मेथड एट्रीब्यूट में पहले तो जान लेते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है। मेथड एट्रीब्यूट में हम लोग दो तरह से वैल्यू दे सकते हैं, पहली है गेट और दूसरी है पोस्ट। गेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू, इन दोनों का मीन्स क्या है, इन दोनों का यूज क्या होगा? तो अगर हमने मान लीजिए अपने मेथड एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है गेट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब भी हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें उस फॉर्म में जितनी भी चीजें लिखी हैं, जितनी भी चीजें फिलअप की थी उस फॉर्म की, उस चीज का एक प्रीव्यू हमें सबमिट के बाद मिलेगा। और इसके बाद अगर हम आते हैं पोस्ट पे, तब क्या होगा, जैसे हम अपने पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तब हमारा पूरा फॉर्म पोस्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका हमें कोई प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद चलिए जानते हैं कुछ टैग्स के बारे में जिससे हम अपना एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेन टैग तो हम जान ही चुके हैं, जो कि हमारा फॉर्म टैग है, जिसके बिना हमारा कोई फॉर्म रेडी नहीं हो सकता। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेबल टैग। क्या करता है? हमारे एक इनपुट बॉक्स को लेबल देने का काम करता है। लेबल में मैं एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ लेबल और एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ फॉर, और यहाँ मैं वैल्यू दूंगा एफ नेम या फिर कह सकते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम के लिए इनपुट बनाना था। लेबल फॉर में मैं वैल्यू दे रहा हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ बाहर भी मैं एक नाम दे रहा हूँ जो कि होगा फर्स्ट नेम। देन इसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और इस इनपुट बॉक्स में एक एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि होगा टाइप। अब ये टाइप क्या डिफाइन करेगा? टाइप एट्रीब्यूट हमारा डिफाइन करेगा कि हमारे इनपुट बॉक्स में हमारा इनपुट बॉक्स किस टाइप के इनपुट्स को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट, यानी कि हमारा इनपुट बॉक्स हर तरह के टेक्स्ट को इनपुट करेगा। इसके बाद हर एक इनपुट बॉक्स का नेम एंड आईडी देना कंपलसरी है। और ये क्यों है? जब भी आप कभी भी अपने फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट बॉक्स का एक नाम जरूर दें। किस लिए? ताकि ये जो हमारे नाम है, हमारा जो सर्वर है वो कभी भी आपके नाम को सर्च नहीं करता, वो उस इनपुट बॉक्स को सर्च करता है जहां पे हमारा नेम लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से हम लोग अपने इनपुट बॉक्स को नेम एंड आईडी देंगे। और ये नेम और आईडी का यूज क्या है, और मैंने लेबल में भी फॉर क्यों लगाया है, तो इन तीनों को समझ लेते हैं। तो जो हमारा लेबल फॉर है और इनपुट नेम है, ये हमने क्यों लगाया है? ताकि हमारा ये जो
लेबल टैग है और ये जो इनपुट टैग है ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, यानी कि अगर हमने नेम दिया है इनपुट का फर्स्ट नेम तो उसका लेबल हमारा होगा जिसमें हमने फॉर एट्रीब्यूट लगा के फर्स्ट नेम दिया है, यही इसका लेबल होगा। और मैंने ये बाहर यहाँ पे फर्स्ट नेम किस लिए लिखा है, ताकि ये चीज हमें अपने ब्राउजर पे दिखाई दे सके। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ और आता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुझे एक लेबल दिख रहा है फर्स्ट नेम से, और यहाँ पे मैं एक इनपुट भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ जो कि होगा मेरा लास्ट नेम के लिए। आखिर आप फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम तो जरूर लिखते होंगे, तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख देता हूँ। एक और चीज, अगर आप कहीं पे भी आईडी दे रहे हैं तो आईडी की वैल्यू का यूज एक ही बार करें हर जगह पे, क्योंकि आपकी जो आईडी का नेम होता है वो यूनिक होता है। इसलिए आप जहाँ पे भी आईडी एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं तो एक यूनिक नेम जरूर दें, अलग नेम दें, पिछले वाले से मिलता जुलता ना दें। तो आप देख रहे होंगे मेरे पेज पे 2 इनपुट बॉक्सेस आ गए हैं, जो कि पहला है फर्स्ट नेम और दूसरा है लास्ट नेम। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, आपने कुछ फेसबुक के फॉर्म्स को देखा होगा जिसमें क्या होता है कि हमारा जो भी इनपुट बॉक्स है उस इनपुट बॉक्स में क्या चीज लिखनी है वो चीज हमें पहले से ही अपने इनपुट बॉक्स में लिखी हुई दिखती है। जैसे कि हमें फर्स्ट नेम लिखना था, यहाँ पे हमने कैसे लिखा, हमारा फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स के बाहर लिखा है। बट हमारे जो फेसबुक के फॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो इनपुट होता है वो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर लिखा होता है, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट नेम है वो यही इसी इनपुट बॉक्स के अंदर ही लिखा रहता है, हमें किसी लेबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जो कि है वैल्यू। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे इनपुट बॉक्स में दिखाई दे कि फर्स्ट नेम वैल्यू लिखनी है मुझे, और यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ लास्ट नेम। अब आप देखेंगे कि हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर पहले से ही एक वैल्यू इनपुट हो चुकी है। अगर आपको कोई वैल्यू लिखनी है तो इसको काटिए और देन अपना नाम लिख सकते हैं आप। अब अगर हमें चाहिए कि हम नेम तो सब जगह लिखते नहीं ना, फॉर्म में एज भी मांगते हैं, मोबाइल नंबर्स भी मांगे जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इनपुट टाइप लिखेंगे। तो सबसे पहले तो लेबल लगा देता हूं मैं यहाँ पे, एक लेबल फॉर एज। अब यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में वैल्यू दूंगा, या तो आप टेक्स्ट दे सकते हैं, बट अगर हमें चाहिए कि जो हमारे एज वाला सेक्शन है, एज वाला बॉक्स है, वहां पे सिर्फ नंबर्स का ही इनपुट लिया जाए, ना कि किसी टेक्स्ट का, तो उस सिचुएशन में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू देंगे नंबर। इस वैल्यू के थ्रू क्या होगा, हमारा जो इनपुट बॉक्स होगा वो सिर्फ नंबर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, अदर किसी वैल्यू को नहीं। देन इसके बाद मैं जल्दी से इसका नेम लिख देता हूं और इसकी आईडी भी, देन सेव करेंगे और ये हमारे यहाँ पे एज का सेक्शन भी आ चुका है। अब इसके अंदर हमारे टेक्स्ट का इनपुट नहीं लेगा, अल्फाबेट्स का इनपुट नहीं लेगा, बट अगर यहीं पे मैं कोई नंबर इनपुट करूंगा तो वहां पे हमारा इनपुट बॉक्स उस नंबर का इनपुट ले लेगा। यहाँ साइड में आपको एक स्क्रॉल बार भी मिल जाता है जहां से आप अपने नंबर्स का इनपुट दे सकते हैं। अब हमने अपनी फॉर्म में एज के लिए तो इनपुट बॉक्सेस बना दिए, एज के लिए हम नंबर टाइप कर सकते हैं। अब बारी आती है जेंडर। आप जब भी किसी ऑनलाइन फॉर्म में जेंडर सिलेक्ट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर आपने मेल पे क्लिक किया है और देन उसी के तुरंत बाद अगर आप फीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तब उस टाइम पे क्या होता है, आपने जहां पे मेल पे टिक किया था वो अपने आप हट जाता है और फीमेल वाले पे टिक हो जाता है। तो इसे हम लोग रेडियो बटन्स भी कहते हैं कि हमने एक पे क्लिक किया तो दूसरा अपने आप हट गया। तो अपने फॉर्म में ये चीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक H5 टैग लगा रहा हूँ। वो किस लिए, ताकि मैं यहाँ पे एक जेंडर वर्ड लिख सकूं कुछ अच्छा सा। देन इसके बाद एक इनपुट बॉक्स बना रहे हैं हम, इस बार अपने इनपुट बॉक्स का टाइप देंगे रेडियो, क्योंकि हमें कुछ रेडियो बटन्स बनानी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो देंगे जिससे हमारी वो बटन्स क्रिएट हो जाएं। तो जल्दी इसको क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं एक लेबल दे रहा हूँ जो कि और यहाँ पे मैं कुछ और इनपुट बॉक्सेस बना रहा हूँ जिनका टाइप मैंने दिया है रेडियो। अब आप जेंडर का ऑप्शन देंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन तो देंगे नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस देंगे तभी आप उनमें से किसी एक को टिक कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं सबको कर देता हूँ। ये मेरा जेंडर के लिए मैंने इनपुट बॉक्सेस बना दिए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने लायक है, जो कि है कि हम जब भी कभी रेडियो बटन की हेल्प से कोई इनपुट बॉक्सेस बना रहे हैं, कुछ ऑप्शन दे रहे हैं रेडियो बटन की हेल्प से, तो उस सिचुएशन में अगर हमें चाहिए कि हम एक बटन पे चेक करें और
दूसरी बटन अपने आप अनचेक्ड हो जाए, इस चीज के लिए हमें ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि हमने जितने भी रेडियो बटन्स बनाए हैं सबके नेम में सेम होने चाहिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सबके नेम अलग अलग लिखे हैं। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर नाम सेम नहीं हुए, हमने जितने भी यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाए हैं सबके नेम अलग अलग हैं, अगर ऐसा हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे जितने भी ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग चेक होंगे। अगर हमें चाहिए कि एक पे चेक करते ही हमारा पहला वाला ऑप्शन अनचेक्ड हो जाए तो इस सिचुएशन में वो चीज नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सबके नेम अलग अलग लिखे हुए हैं, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है, सारे ऑप्शंस एक साथ टिक हो रहे हैं। तो आपको इसका कारण तो पता ही चल गया, क्यों? क्योंकि मैंने सबके नेम अलग अलग दिए हैं। अब इसी जगह पे मैं सबके नेम सेम कर देता हूँ और यहाँ पे सबका नेम मैं दे देता हूँ जेंडर। अब देखिए मैंने सबका नेम सेम दे दिया है, सबको सारे इनपुट बॉक्सेस का नाम मैंने जेंडर दे दिया है। अब अगर मैं रिफ्रेश करके अपने पेज पे जाता हूँ, अब आप देखेंगे हमारा चेंजेस क्या होगा। हम जैसे ही किसी दूसरे रेडियो बटन पे चेक करेंगे पहला वाला अपने आप अनचेक्ड हो जाएगा। तो हमें अगर कुछ इस तरह से रेडियो बटन्स बनाने हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि हमारे जो नेम्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए हर एक रेडियो बटन के। देन इसके बाद आते हैं, अब हमने मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना तो देख लिया। अब हमें चाहिए हम मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए गए हों और उनमें से हमें एक या दो या तीन ऑप्शंस को साथ में सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो चलिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाने का ट्राई करते हैं एक बार। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो सबसे पहले तो मेरा H5 टैग आया जहां पे मैंने एक ऑप्शन दिया है व्हीकल्स के लिए। फिर उसके बाद मैं कुछ इनपुट बॉक्सेस बना रहा हूँ और उनके टाइप में दूंगा चेक बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ व्हीकल्स के ऑप्शन दे दिए हैं और देखिए मैंने इनपुट बॉक्स में टाइप दिया है चेक बॉक्स, नेम दिया है कार और उसी की तरह मैंने एक लेबल भी बनाया और जिसमें मेरा लेबल होगा कार नाम से। फिर सेकंड चेक बॉक्स बनाया और उसका लेबल मैंने दिया है बाइक के नाम से एंड थर्ड में मैंने साइकिल दिया है और सभी इनपुट बॉक्सेस के टाइप मैंने चेक बॉक्स से डिफाइन किया क्योंकि मुझे सबके लिए एक ही टाइप चाहिए, सभी इनपुट बॉक्स को चेक बॉक्स डिफाइन करना है। तो चलिए अपने ब्राउजर पे आते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे तब हमें देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इन ऑप्शंस पे हम जहां पे भी क्लिक करेंगे हमें वो ऑप्शन चेक होके मिल जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ और इनपुट बॉक्सेस हैं, जैसे कि हमारा हो गया ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स, पासवर्ड्स के लिए इनपुट बॉक्स, फाइल्स अपलोड करने के लिए या फिर कह सकते हैं सबमिट के लिए एक बटन बनाना हो हमें। तो सारी चीजें हम लोग इनपुट टाइप में ही करेंगे। तो जल्दी से मैं इन सारी चीजों को एक बार टाइप कर देता हूँ अपने सिस्टम पे। तो अभी हमारे कुछ अदर इनपुट टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से अपने फॉर्म में कुछ और ऑप्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा इनपुट टाइप ईमेल, इससे हम लोग अपने ईमेल के लिए एक इनपुट बॉक्स एंटर करवा सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड से क्या होगा, जैसे कि आपने हर एक फॉर्म में देखा होगा जब आप पासवर्ड इनपुट करते हैं तो आपके पासवर्ड की जगह एक स्टार का सिंबल आ जाता है। ये कैसे होता है, तो यही चीज हमारे इस इनपुट टाइप पासवर्ड की हेल्प से होती है। फिर देन आता है हमारा इनपुट टाइप फाइल। ये किस लिए, हमें जब अपने फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो हम वहां पे इनपुट टाइप फाइल का ऑप्शन दे सकते हैं। और देन आता है हमारा इनपुट टाइप मंथ। ये टाइप हमारे मंथ को सिलेक्ट करने के लिए है कि हमें फॉर्म में चाहिए कि किस मंथ में हो रहा है, या फिर एडमिशन का कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि एडमिशन के मंथ मांगते हैं तो वहां पे हम लोग इस इनपुट टाइप का यूज कर सकते हैं। फिर आता है इनपुट टाइप वीक, वीक्स का इनपुट लेता है। देन आता है डेट। इस इनपुट टाइप में हम लोग डेट का इनपुट देते हैं, जैसे कि आज की तारीख, या फिर हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट बॉक्सेस लेते हैं तो वहां पर हम लोग इनपुट टाइप डेट का भी यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है इनपुट टाइप डेट टाइम डैश लोकल। ये ऑप्शन किस लिए है, तो इस इनपुट टाइप में हमारा इनपुट बॉक्स डेट और टाइम दोनों ही वैल्यू को कंटेन करेगा। देन लास्ट में हमारा इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट। तो सबमिट तो सभी लोग जानते होंगे कि सबमिट बटन किस लिए होता है, जब भी हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाता है तो हम लोग उसे सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बताया है। और एक और उस पहले ऑप्शन है हमारा इनपुट टाइप रीसेट। अब ये रीसेट किस लिए, मान लीजिए आपने पूरा फॉर्म भरा और आपका फॉर्म पूरा गड़बड़ हो गया तो अब एक एक करके तो आप ऑप्शन हटा सकते हो। और उसके अलावा हमारे पास हम एक और ऑप्शन दे सकते हैं रीसेट का, कि जिसपे हम क्लिक करते ही हमारे सारे ऑप्शंस पूरी तरह से हट जाए, हमारा फॉर्म फिर से न्यू तरीके से हमें दिखाई दे जाए। चलिए सबका आउटपुट देखते हैं कि क्या चीज कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। देन लास्ट नेम, एज लिख देते हैं कुछ भी, यहाँ पे इतना हूँ नहीं फिर भी लिख देता हूँ 55
25 मेल और मेरे पास है बाइक। एंड देन ईमेल पे क्या चीजें होंगी, अब हम लोग नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो हम फिर इसमें ईमेल क्यों दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है। अगर आपने इनपुट टाइप ईमेल दिया है, तब उस सिचुएशन में जब तक आप इस इनपुट बॉक्स में सही ईमेल एड्रेस या सही ईमेल आईडी नहीं डालोगे, तब तक ये हमारा इनपुट नहीं लेगा। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इसके बाद अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये हमें एक पॉपअप दे देगा कि @ लगाइए अपने ईमेल एड्रेस में, तो उसके बिना हमारा फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक आईडी लिख देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड का, तो जिसमें हम लोग पासवर्ड से लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी वर्ड लिखेंगे वो एज अ पासवर्ड हमें दिखाई देगा। आपने इन पासवर्ड्स के इनपुट बॉक्स के बगल में एक आई बटन भी देखा होगा, तो वो आई बटन तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाना सीखेंगे कि ये आई बटन कैसे हम लोग बना सकते हैं कि अपना टेक्स्ट शो करा दें और हाइड करा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइल का ऑप्शन, जहाँ पे हम लोग हमको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक बटन है जिसपे हम क्लिक करते ही अपने फाइल एक्सप्लोरर पे पहुंच जाएंगे, जहां से हम लोग फाइल दे सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट है मंथ का ऑप्शन, यहाँ से हम लोग मंथ चूज कर सकते हैं। फिर आता है वीक, यहाँ से हम लोग जो भी हमें वीक सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन है हमारा डेट का इनपुट बॉक्स, यहाँ से हम लोग कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा डेट टाइम का ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग डेट के साथ साथ टाइम भी इनपुट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है रीसेट एंड सबमिट बटन। तो रीसेट का जैसे मैंने बताया कि आपको सारे इनपुट बॉक्सेस रीसेट करने हैं कि जितना भी चीजें आपने भरा सब रीसेट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल मैंने अभी सारी चीजें भरी थी और यहाँ पे मैं जैसे ही रीसेट करूंगा तो ये मेरा पूरा इनपुट बॉक्स रीसेट हो जाएगा। और यहीं पे सबमिट बटन का काम क्या है, हम जब पूरा फॉर्म फिल हो जाए तो उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पूरा ईमेल एड्रेस दिया, अब ये सबमिट ले लिया और ये देखिए सबमिट कहाँ पे गया है, सबमिट उस बॉक्स पे गया है जिस बॉक्स की लोकेशन हमने यहाँ पे अपने एक्शन में दी हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। आगे की वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में और अच्छे से जानेंगे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर हम अपने इसी फॉर्म को और एडवांस तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है आपको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।